बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बच्चों एक ऐसे रास्ते की तरफ हम ले जाना चाहेंगे आपको जिसकी तरफ हमारा जहन बहुत कम जाता है। शायद आपने कभी सुना हो, लेकिन एक बार आज के प्रोग्राम में हम इसे डिटेल करना चाहते हैं। आईएएस के बारे में सबने सोचा है और इसके बारे में बहुत चर्चा भी होती है और बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है और बड़ी तादाद में लोग इसकी तैयारी भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपका जहन आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तरफ गया है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज हम आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन इसके जाने के लिए क्या रास्ते होंगे? आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स आया है तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो चलिए इस पर बात करने के लिए डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ्स एलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब एसएम रज़ा सर, जो एक मोटिवेटर करियर काउंसलर है। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हैं आपके सामने। चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जैसे प्रोग्राम में आपने मुखातिब किया है बच्चों को, तो बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं और आपके लिए एक बेहतरीन फील्ड, एक अच्छी पोस्ट के लिए जो आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जिससे ए ग्रेड की पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके तमाम दफातर में आपको मिल सकती है, जो इकॉनमी को डील करने वाली फील्ड होगी, उसमें ए ग्रेड की जो पोस्ट होगी उसके लिए एग्ज़ामिनेशन। और जैसा साजिद साहब ने अर्ज़ किया कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तो पढ़ना है तो आपको इकोनॉमिक्स के थ्रू ही जाना है। और यहाँ पे इस एग्ज़ामिनेशन की पहली इंडिविजुअलिटी वो ये है कि अगर आपको आईएएस सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो आपको ग्रेजुएट होना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी का अगर आईएएस लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना है तो आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, पहला देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया तो ये एंट्रेंस आपके लिए अकेली सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया होगा। तो अगर एज अ सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करें तो ये यूनिक वैकेंसी जो ग्रेड ए के पोस्ट के लिए क्रिएट हो सकती है वो आपकी हो सकती है। ओके, तो चलिए इसके लिए बच्चों आपको कड़ी मेहनत भी करना होगा, लेकिन तरीका क्या होगा इसे अप्लाई करने का, इसमें बैठने का क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसे भी समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम सर जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन के बाद से इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इकोनॉमिस्ट की, और जैसा कि सब्जेक्ट वास्ट है उसी तरह से इस फील्ड को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है। हर सेक्टर में, हर शोबे में कहीं ना कहीं जॉब मिलकर आती है। तो मेरे ख्याल से आईएएस के अलावा भी कई अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास। जी हाँ, सही आपने फरमाया। देखें, पहले सुपर पावर का कंसेप्ट आज से 10 साल या 15 साल पहले इस कंसेप्ट पे था कि आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स, आपके आर्म्स एंड एमिनेशंस कितने सोफिस्टिकेटेड हैं जी। लेकिन आज की डेट में जो कंसेप्ट निकल के आया है वो है इकोनॉमिक सुपर पावर, यानी आपकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है। जितनी मजबूत होगी उतनी ही आप बेहतरीन सुपर पावर के तौर पे उभर के आएंगे। जैसे देखें आज की डेट में अमेरिका है, चाइना है, और इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे आ सकता है कुछ सालों में। एक सुपर यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर पावर के तौर पे इंडिया इमर्ज होती हुई एक कंट्री है। तो कंसेप्ट चेंज हुआ है। देखिए दुनिया कैसे बदल रही है। जैसा आपने अर्ज किया है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया, ऐसे 10 साल पहले ज़माना और था, और आज एक कंट्री में रिमेनिंग दुनिया की सारी कंट्रीज़ के लिए मार्केट ओपन है। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है तो आप अपने आप को कहीं भी लीडिंग पोजीशन में आप लेके आ सकते हैं। तो इकोनॉमी से ही ग्लोबली एक मुल्क की पहचान होने लगी है। तो आप सोचें कि अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में बढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस कितने हो सकते हैं आपके लिए। तो आप ये समझ लें, जो इंटरनेशनल मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन का जो मार्केट आया है, एमएनसीज वगैरह, इन सब को मैनेज करना, इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना, कई और चीज़ें इसमें है। ये सब पढ़े लिखे लोग इकोनॉमिक्स करते हैं जो इसके एक्सपर्ट होते हैं। आप भी इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। सर, शुरुआत कैसे करना है? सपोज़ मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, जैसा हमने कहा कि हम लोग पहले इस पर बात कर लेते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो शुरुआत कहाँ से करना होगा इस एग्ज़ाम की?
अभी तक जैसे हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की, जब वहाँ से लागू होगा तो वो तो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट सिनेरियो में बात कर रहा हूँ जिस पैटर्न से आप बढ़ रहे हैं। आपको 10th के बाद इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर लेना चाहिए अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ बढ़ना है। या अगर आपको कल को MBA भी अगर आपको करना है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बेहतरीन सब्जेक्ट हो सकता है। अदरवाइज और भी सारे मैं समझता हूँ कि अगर आपको UPSC सिविल सर्विसेज में भी अगर इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट लेना है तो आप 10th के बाद इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लें। दो रास्ते हो सकते हैं। अभी ऐसा है कि साइंस के साथ भी 5वां सब्जेक्ट एज ए इकोनॉमिक्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे कम्बिनेशन है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया, इंग्लिश, उसके साथ 5वां सब्जेक्ट आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, तो इकोनॉमिक्स यहाँ भी आपको मुहैया हो सकता मिल सकता है। एक कम्बिनेशन ये हो सकता है कि 10th के बाद आप कॉमर्स ऑप्ट कर लें। कॉमर्स में आप बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड देन इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन लेके आप निकल जाएं। अगर ये नहीं होता है तो आप ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स ऑप्ट करें, आप सोशियोलॉजी ले लें, हिस्ट्री ले लें, उसके साथ इकोनॉमिक्स का आप कम्बिनेशन ले लें। तो 11th 12th में आप इकोनॉमिक्स रखें, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे आप ऑप्ट कर लें, और ऑप्ट करने के बाद फिर मास्टर लेवल तक आप पहुंच जाएं। जब आप मास्टर लेवल पे पहुंचेंगे तो इकोनॉमिक्स की वहाँ पे ब्रांच आ जाएगी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स आ जाएगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाएगी। अच्छा, ये अलग अलग है, अलग अलग ब्रांचेस आ जाएंगी। तो इसमें से कोई सिलेक्ट करना है स्पेशल अगर IES की तरफ बढ़ना है हमें? डेफिनेटली चारों में से कोई भी, जैसे मैंने ब्रांच बताया, आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लें, आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स ले लें, आप इकोनोमेट्रिक्स एक ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन है, वो आप ले लें मास्टर लेवल पे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन करना होता है। इन चारों में से किसी एक में भी अगर आपने मास्टर कर लिया तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम को लिखने के लिए। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम को फेस करने के लिए जो एज आपकी है वो 21 से 30 साल के दरमियान होना चाहिए, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। जैसे प्रोग्राम की इब्तिदा मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स से जो बच्चे मास्टर्स करते हैं ये सिर्फ एग्ज़ाम उन्हीं के लिए। तो अगर इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ सकता है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे ले लिया तो जब आप आगे MBA करेंगे, खा वो मार्केटिंग में हो या HR में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का बेहद यूज़ है। अब आप देखें कि IES जो क्वालिफाई करके जो A ग्रेड की पोस्ट पे साजिद साहब जो लोग पहुँचते हैं, उनका काम क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं किसी भी इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो उसके मेंबर होते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो जितनी सारी स्कीमें चल रही हैं, वो स्कीमें कैसे आगे बढ़ें, उनके भी वो मेंबर्स होते हैं, यानी उन्हीं के मातहत ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और आज से पहले, इस गवर्नमेंट से पहले जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी तो एक बॉडी होती थी गवर्नमेंट के अंडर, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लेवल पे पूरे कंट्री के लिए कोई प्रोग्राम वो डेवलप करती थी, और वो 5 साल का प्रोग्राम होता था और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता था। और अब वो बॉडी हट गई है और उसकी जगह पे एक नई बॉडी आ गई है, नीति आयोग। तो इसमें भी जो लोग जाते हैं उनका भी बैकग्राउंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से होता है। वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचते हैं, और डेफिनेटली A ग्रेड की पोस्ट है, यानी जिस लेवल पे आपका IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज के लोग होते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग होते हैं, IRS होते हैं, उसी लेवल पे IES यानी ग्रेड A की ये पोस्ट है और बेहतरीन पोस्ट है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया ये A ग्रेड की सर्विस है IES, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कुछ तो सिलेबस बनाया गया होगा, तो क्या क्या पढ़ना होता है इसमें? मतलब अगर जैसे मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, तो क्या करना होगा मुझे? देखिए, जब इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट आप लेंगे तो बड़ा सिंपल सा डिवीज़न, जब आप छोटी क्लास में होते हैं 11th में, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जी, तो इकोनॉमिक्स में 2 तरह से डिवीजन्स किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। यानी माइक्रो यानी मैक्रो यानी छोटे लेवल पे जब आप किसी चीज के लिए प्लानिंग करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे जो आप प्लानिंग करेंगे, दैट इज नोन एज माइक्रो। और जब उसको एक बड़े लेवल पे आप करेंगे, सपोज करें मैं इंडिविजुअल किसी पर्सन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए अगर मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, किसी प्रोग्रेस को लाने के लिए या कोई पर्टिकुलर कोई प्लानिंग के लिए या कोई प्रोग्रामिंग अगर मैं बना रहा हूँ, तो दिस इज़ नोन एज माइक्रो। लेकिन अगर उसी को मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे अगर मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा, तो दिस इज़ नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। या तो इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल यहाँ से पार्ट्स निकल गए। बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या होता है
ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, ये सब सारी चीजें आपको एज अ सब्जेक्ट, मतलब जब प्लानिंग करते होंगे सर तो इंडिया को तो देख के नहीं, मतलब पूरा ग्लोब देखना पड़ता होगा, Obviously. तो मेरे ख्याल से स्टडी थोड़ा टफ होगी। नो डाउट एट ऑल। देखिए जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स को जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का इसमें इंटरवेंशन आता जाएगा। कैलकुलस जो आपने कभी पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब आने लगेंगे। इस तरह से कोरिलेशन, रिग्रेशन एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो भी इसमें इंक्लूड होने लगेगा। आगे चल के आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये सब यानी ग्राफ का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा। और प्रोबेबिलिटी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा मैथ्स का एक टॉपिक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होने लगेगी। तो ये बड़ा एक वाइड रेंज में ये निकलने लगेगा और बड़ी बेहतरीन एक सब्जेक्ट अपना ये शेप लेगा। यानी इतनी सारी चीज़ें इसमें, मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगी, आपकी कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस भी आ जाएगा, पूरा एनालिसिस भी आ जाएगा। तो एक कंप्लीट मार्केट में क्या पॉलिसी आप अपनाएं कि अगर किसी प्रोडक्ट को आप लेके आए तो उसमें आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकें, उसे प्रॉफिट के साथ आप सेल कर सकें। ओके, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इंसान के अंदर थोड़ा तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, मार्केट की थोड़ा समझ होनी चाहिए जी, वरना ये इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हिस्ट्री तो है नहीं ये जी, आने वाले टाइम में मतलब कंट्री को आगे ले जाने का काम है। नो डाउट। और जैसा आपने कहा कि जो है आज का जो दौर है ये वॉर ऑफ इकोनॉमिक है, जो इकोनॉमिक में आगे है वो सबसे आगे है, नो डाउट। तो मेरे ख्याल से सर इसमें ज़्यादा दिमाग का काम है कि किस तरह से अपनी मार्केट को आगे ले जाया जाए। अब आप देखें साजिद साहब, मैंने कोई एक यूनिट सपोज कीजिए, कोई प्रोडक्शन एक यूनिट, सपोज कार की ही एक यूनिट मैंने बिठा लिया एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अब उस कार के मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रोसेस अपनाया जाए कि कार जो है हमारे विद इन बजट बन जाए और जब मार्केट में जाए तो दूसरे कार को compete भी करे और मैक्सिमम प्रॉफिट भी मुझे दे पाए जी। तो उसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत है, पूरी एक एक चीजों को माइक्रो एज वेल एज मैक्रो दोनों लेवल से, जैसे आपने फरमाया कि छोटे लेवल पे भी आपको देखना है और पूरे मार्केट का सर्वे करके भी आपको लॉन्च करना है। ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए आप कर रहे हैं। भाई मारुति की कार सिर्फ इंडिया में नहीं बिकती है, बाहर भी जाती है। ऑडी की कार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं बिकती है, इंडिया में भी आती है। जर्मन से BMW यहां भी आता है। तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इकोनॉमिक्स का रेंज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। और देखें आप IITs में, IIT दिल्ली में MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। कहाँ IIT, देखिए IIT बोलते ही जहन में क्या आता है कि सारे टेक्नोलॉजिकल कोर्स होंगे, लेकिन MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स भी IIT दिल्ली लॉन्च कर चुकी है। तो कितना ज़्यादा तब्दीली हो रही है, तब्दीली के अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ाना है। अदरवाइज पता यूं चला कि ज़माने की रफ्तार कहीं और जा रही है और हम निकल कहीं और जा रहे हैं। जी चलिए, IAS की तैयारी कैसे करना है जब इतना बड़ा A ग्रेड का एग्जाम है, तो इसका क्या पेपर पैटर्न होगा, किस तरह से तैयारी करें बच्चे? अब बेहतरीन यहाँ से एक मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। पहले तो बताया कि अगर आपने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया और वहाँ तक मास्टर्स तक यानी MA तक आप पहुँच गए और आपकी एज 21 साल से 33 साल के दरमियान है, तो आप इस फॉर्म को फिल करें। UPSC जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती है, वही बॉडी है जो इस एग्जाम को भी कंडक्ट करती है। और पहला आसान रास्ता आपको बता रहा हूं वो ये है कि जैसे UPSC सिविल सर्विसेज के 3 आपके स्टेज होते हैं। पहला एग्जाम होता है साजिद साहब, उन्होंने बच्चों को आपने ही बताया, प्रीलिम एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। लेकिन IES में, इकोनॉमिक सर्विसेज में सिर्फ 2 राउंड होते हैं। इसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिर्फ पहला एक एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन पहला। इसमें 6 पेपर्स आपको देने होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं। 4 पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स के एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। रिमेनिंग 2 पेपर में एक तो इंग्लिश, हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप क्या जानते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं मार्केट में, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है कि नहीं, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है कि नहीं है। तो एक पेपर आपका इंग्लिश होगा और एक पेपर जनरल साइंसेस का होगा। और GS में आपको पता ही है क्या आता है, 10 तक की मैथ्स आपकी डेफिनेटली आएगी, यानी एप्टीट्यूड आएगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो एक पेरेंट से और मैं यहाँ साजिद साहब आपके थ्रू एक बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ख़ास तौर से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ज़रूर पढ़ाइए क्लास 7th 8th से, क्योंकि आने वाले टाइम में हर एग्जामिनेशन, सिर्फ नीट और JEE इस एग्जामिनेशन को अगर आप हटा दें, बाकी हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जामिनेशन में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस का पार्ट नहीं हो।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खास तौर से जी हाँ, तो सब जगह पे तो है। सर इसका जो है मार्किंग स्कीम क्या होगी, मार्क्स कितना होता है इसमें? दैट्स फाइन। 4 पेपर आपके हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि 100 मार्क्स के आपके पेपर्स हैं। और देखें यहाँ पर जैसे इंग्लिश आपको बताया, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाला जीएस का एक पेपर बता दिया, 4 पेपर आपके इकोनॉमिक्स के, यानी टोटल साजिद साहब 6 पेपर आपको देना होगा। और उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी जो सख्त है, मैं सख्त इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेहनत भी वैसे ही करें, क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी मेहनत से हासिल होती है। साल में एंट्रेंस एक बार होता है और 30 सीट्स होती हैं सिर्फ। तो ध्यान रखना है आपको कि बड़ी मजबूती से अपना कदम आगे बढ़ाना है। 30 सीट्स हैं, लेकिन इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद ए ग्रेड, देखिए ए ग्रेड में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इससे आप अंदाज़ा करें। आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी ए ग्रेड की जो सबसे टॉप पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे आप फायज होंगे। उस दफ्तर में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर और प्लानिंग कमीशन में आप जाएंगे और प्लानिंग करेंगे कंट्री के ग्रोथ के लिए। सर एग्ज़ाम पैटर्न तो आपने बता दिया, मार्क्स बता दिया, लेकिन अब ये है कि इसका फॉर्म कब भरना होता है? देखिए साहिद साहब, होता क्या है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जब आप कैलेंडर देखेंगे तो तकरीबन स्कूल से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक का कैलेंडर जो है अप्रैल मई में जाके सिलेबस पूरा करने का, एग्ज़ाम पूरा करने का होता है। तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन उसी के आसपास होते हैं। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो फॉर्म्स निकलते हैं वो एग्ज़ाम से 3 या 4 महीने पहले आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलें कि जिस साल आपको देना होगा जनवरी फरवरी में फॉर्म्स आ जाएंगे या नवंबर दिसंबर में फॉर्म्स आ जाएंगे, और उसके बाद मई जून या जुलाई के आसपास कभी एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे शिफ्ट हुई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जल्दी ही से सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी। ओके सर, एक चीज़ आपने बताया था कि जो आईएएस की तैयारी करता है टोटल 30 सीट अवेलेबल है जी, जिसकी पोजीशन मिल जाती है वो एग्ज़ाम पास करने वालों को जी। तो सपोज इतने सारे लोग अगर इस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं जी, और सिलेक्शन सिर्फ 30 लोगों का हुआ है जी, तो उन लोगों के पास जो इसमें अपनी जगह नहीं बना पाए, क्या ऑप्शन होगा, वो कहाँ जाएंगे फिर? बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए कितनी अच्छी बात है आपने की। सबसे पहली बात तो ये देखिए साजिद साहब कि इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बराबर बच्चे नहीं बैठ पाते हैं। Okay. क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का सारा बच्चा वहाँ पे बैठ रहा है। यहाँ पे कौन बच्चा बैठेगा? जिसने मास्टर्स किया होगा इकोनॉमिक्स से। Okay. तो पहले तो ये कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ज्यादा कम नहीं हो, एकदम निस्बत उसके कम है, कम होंगे, एकदम कम होंगे। और दूसरी जो बात आपने रखी, बहुत अच्छी, बहुत टेक्निकल बात आपने रखी है कि अगर हमने मास्टर्स तक सपोज कीजिए इकोनॉमिक्स ले लिया और मेरा अगर ईएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं बैंक पीओ के लिए अपने आप को तैयार कर चुका हूँ, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयार हो चुका हूँ। तो क्या इसकी तैयारी वो सब में काम आएगी? मतलब सवाल ये काम आएगी क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रख सकता हूँ, एकदम काम आएगी। और प्लस जब आप इकोनॉमिक्स मास्टर लेवल तक पढ़ेंगे तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो आपका लेवल ऐसा होगा कि बैंक पीओ का एग्जाम भी अगर आप चाहें तो क्रैक कर सकते हैं। स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं वो भी आप बड़े आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। तो दीगर एग्जाम्स को भी क्रैक करने में आपको परेशानी एकदम नहीं होगी। मेरे ख्याल से जो पब्लिक्स बैंक है इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह प्लानिंग तो करनी ही है। नए नए आपको रूल्स, मार्केट का सर्वे के अकॉर्डिंग कंपनी को लीड कराने के लिए नई नई पॉलिसीज़ का लॉन्च करना, ये तो सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आज बैंक की स्कीम देखिए, नई नई स्कीम्स आ रहे हैं। सर सही आपने कहा कि अगर बैंक्स वगैरह में भी जॉब मिल जाती है तो इतनी सारी स्कीम्स आ रही है तो उसकी प्लानिंग जो होती है वो इकोनॉमिक्स वाले ही करते हैं। हाँ, नो डाउट। और आप देखें कि कहाँ, देखिए मार्केट ने कैसे रुख बदला है, आप महसूस करें। पहले मार्केटिंग का आइडिया देखिए क्या था और आज क्या है। लास्ट में देखते होंगे ईयर एंड सेल के नाम से एक नई चीज़ आजकल आ जाती है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को, जो पुराने इनके प्रोडक्ट होते हैं उनको किसी डिस्काउंट पे निकालना। तो अब इसके लिए भी पॉलिसी बनाने में किसी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा कि अगर इस तरह से काम किया जाए तो जो अपना कॉस्ट है उस कॉस्ट पे बचे हुए सामान को आराम से निकाला जा सकता है। तो ये सब सर्वे है, सर्वे करना, सर्वे करके पॉलिसी बनाना और ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट को सस्ते में बनाया जा सके, आसानी से बेचा जा सके और मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल किया जा सके। जी सर, अगर मैं जानना चाहूँगा कि तो हम लोग ने आईएएस के बारे में बात कर लिया है
क्या इसके लिए जैसे यूपीएससी की तैयारी करना होता है, कोचिंग क्लास लेना होता है, आईएएस के लिए भी इस तरह से कुछ करना होगा? देखिए कि या सेल्फ स्टडी जो है काफ़ी है? दोनों तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके भी इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया या किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, वो एक्सेप्शनल है। और कोचिंग का सहारा तो है। कोचिंग के साथ एक सबसे बड़ी जो आपके साथ एक पॉजिटिविटी है वो ये है कि एक तो सारे बच्चों के साथ आप क्लब हो जाएंगे, लगातार आप उसी पैटर्न का टेस्ट पेपर देंगे, दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में आप कहाँ जा रहे हैं वो आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो जब एक साथ मिलके 50 या 100 या 500 बच्चों में जब आप चलते हैं तो आपको अपनी कमी का वक्त से अंदाज़ा भी होता जाता है जी। तो ऑब्वियसली सिस्टम के साथ जुड़ना तो हमेशा मुफीद होता ही है। ओके सर, अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या प्राइवेट जो बैंक हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए? क्योंकि जब इतना बड़ा एग्ज़ाम हम क्रैक कर रहे हैं और बाई चांस अगर हमारा सर्विस पे नहीं होता है सिलेक्शन, तो क्या अगर हम ये सब की तरफ जाते हैं तो एक अच्छी इनकम, मोटी रकम बना सकते हैं, साथ ही साथ पोजीशन भी पा सकते हैं? एकदम पा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दीगर सारे एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं। अगर आपने ये तो एग्जाम इकोनॉमिक सर्विसेज अगर आपने नहीं किया तो आप दीगर सारे एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ और मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ, जितने मल्टीनेशनल बैंक्स हैं वहाँ MA इकोनॉमिक्स वाले भी लिए जाते हैं, MBA इन फाइनेंस वाले भी वहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। आप देखिए जितनी सारी आजकल हेल्थ सेक्टर वाली कंपनीज़ हैं जो मेडिक्लेम वगैरह करती हैं, वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी पॉलिसी आपको बनाना है कि कैसे इस पॉलिसी को हम लॉन्च करें जो अट्रैक्टिव भी हो, कस्टमर इसके साथ अटैच भी हो और कंपनी को प्रॉफिट भी हो। तो वहाँ भी आपकी ज़रूरत वहाँ पे महसूस होती है। बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले पूरा मार्केट का सर्वे, प्रोडक्ट को कैसे आप मिनिमम कॉस्ट पे बना सकें, कैसे मैक्सिमम प्राइस पे आप उसको बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकें, उसके लिए भी एक डेफिनेटली पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होती है और पूरा सर्वे ऑफ मार्केट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ भी इस तरह के प्रोफेशनल्स जो इकोनॉमिक्स से मास्टर बैकग्राउंड के होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आपके लिए जॉब की परेशानी एकदम नहीं होगी। सर, हम लोग ने इकोनॉमिक्स पे बात किया है और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कुछ हस्तियों के नाम बताइए जिन्होंने इकोनॉमिक्स में एक नई उम्मीद जगाई है। देखिए, आपने सही कहा कि किसी पेड़ की कदर कीमत उसके फल से ही होती है। जी। तो कौन कौन से लोग हैं जो इकोनॉमिक सर्विसेज से निकले और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, उसमें सबसे पहला नाम अभी थोड़े दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल साहब थे, तो इकोनॉमिक सर्विसेज से थे। इसके पहले आप याद करें जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो उसके वाइस चेयरमैन थे मंटोक सिंह अहूवालिया, ये भी इकोनॉमिक सर्विसेज से थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया। अब तो खैर नीति आयोग है और नीति आयोग में भी जितने भी बड़ी पोस्ट है उसमें इकोनॉमिक सर्विसेज के लोग हैं। और इसके अलावा एक और शख्सियत, बहुत अच्छी एक शख्सियत गुजरी है, नाम उनका जहन से निकल रहा है, वो वर्ल्ड बैंक जो बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका इन तीनों कंट्री को लीड करने में जो वर्ल्ड बैंक की पोजीशन थी उसको उन्होंने एक्वायर किया हुआ था। उनका भी बैकग्राउंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से था। तो यहाँ से इस सर्विसेज से निकले हुए लोग जो हैं वो न कि एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और कंट्री बल्कि एक पूरा एज अ होल वर्ल्ड आप कहें उसकी पॉलिसी बनाने में भी अपना बेहतरीन रोल अदा कर चुके हैं। तो सर, ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि अगर आपको देश की बैकबोन बनना है या इकोनॉमिक्स बनना है या मार्केट में आना है, देश को आगे ले जाना है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इकोनॉमिक्स में तो आप आएंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन करियर इंतज़ार कर रहा है। डेफिनेटली। और यहाँ से एक बात और मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि देखें यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों के लिए ये सिर्फ एग्जामिनेशन है, उसी तरह से एक मैथ्स की एक और ब्रांच निकलती है स्टैटिस्टिक्स, तो एक और भी एग्जाम है इंशाल्लाह, वो भी इसी का हिस्सा है वो। हाँ, इसका पार्ट इसमें स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है, लेकिन एक और एग्जाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ओके, उसमें अच्छा, वो अलग है, वो अलग एग्जाम आईएएस से अलग है, वो आईएएस से अलग है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। और उस एग्जाम में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स से भी अगर निकल रहे हैं और ये स्पेशली आपके लिए, और यहाँ से रिजर्व बैंक वगैरह में बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए, तो आपके लिए वहाँ भी वैकेंसी निकल सकती है। तो रास्ते इतने सारे हैं, हमेशा एम हाई करके चलिए, बड़ा सोचिए, बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ज़िंदगी अल्लाह ने आपको एक बार दिया है, आपको कुछ ऐसा करना है जो अनोखा हो और ऐसा हो कि आने वाली नस्लें आपको याद करें। ओके सर, एक सवाल है कि मुझे आगे चलकर इकोनॉमिक्स करना है तो मुझे कौन से स्टैंडर्ड से इसका ख्याल रखना पड़ेगा?
क्लास 8-9 से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दें। ओके। और अब तो 8-9 में भी इकोनॉमिक्स आ जाती है, सोशल स्टडीज का जो आपका और आने वाले न्यू पॉलिसीज में आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा हो सकता है। ओके। एकदम मिल जाएगा साजिद साहब, 9th क्लास से हम ऑप्ट कर सकते हैं। हम साइंस के साथ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन लेके हम आगे बढ़ जाएं और आगे चल के आराम से इंजीनियरिंग करने के बाद हम MBA का ऑप्शन ले लें तो बेहतरीन एक ऑप्शन निकल के आपके सामने आ सकता है। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस ये है निगाह आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे चीज़ का सिलेक्शन करें, खूब मेहनत करें और अपने टारगेट को पाने के लिए खूब ज़बरदस्त, जिसको कहा जाता है, टारगेट डिसाइड करें और टारगेट को पाने के लिए खूब मेहनत करें। इंशाल्लाह हमेशा मेहनत करने वालों की जीत होती ही होती है। ओके सर, एक और सवाल है जिसका जवाब आप प्लीज़ दे दीजिए। इनका नाम है सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम, कनीज़ सकीना का है। ये कह रही है 12 60% आया है, पास हुई हूँ। मेरा ख्याल है डॉक्टर बनना। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप कुछ एडवाइस करें। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जामिनेशन देना होगा और नीट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जितना मार्क्स 12th में चाहिए उतना आपका है। PCB में आप देख लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका 50% हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे एग्रीगेट आपने 60% लिखा है। अगर 50% होगा आप नीट का एग्जामिनेशन दें और ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां MBBS करने की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। एम्स दिल्ली की फ़ीस तो बहुत कम है, लॉजिंग फूडिंग एंड सारी चीज़ें मिला उला के मैं समझता हूँ 10,000 से ज़्यादा साल का आपका पैसा नहीं लगेगा। तो बहुत सस्ती फीस में गवर्नमेंट कॉलेज से आप MBBS के कोर्स को आप कर सकती हैं। दीगर और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं कहीं 40,000, 45,000 या 70-75,000 रुपये एक साल की फ़ीस होती है। हाँ, जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे फ़ीस ज़रूर ज़्यादा है। तो फीस ज़्यादा नहीं है बट कॉलेज आपको अच्छा लेना पड़ेगा, उसके लिए रैंक आपको अच्छी लानी पड़ेगी और उसका एक सिंगल रास्ता ये है कि मेहनत कीजिए, खूब मन लगा के आप पढ़िए। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को पहुंचाई। IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, बहुत शुक्रिया। जाते जाते कहना चाहूँगा कि नाजरीन सवाल पूछना ना भूलें, सवाल पूछते रहें। अगर आप सवाल पूछेंगे तो ही आपके पास रास्ते निकल कर आएंगे और कई ऐसे रास्ते होंगे जिनकी तरफ आपका जहन नहीं जाता। ये प्रोग्राम का मकसद इतना ही है कि आप तमाम बच्चों को गाइड किया जाए और आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताया जाए कि आपके पास एक रास्ते नहीं है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते भी आपके सामने निकल कर आ सकते हैं और आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।